तो जो अगली अपनी साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आती है वो कि अपना जो संविधान है वो रिजिड भी है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल मतलब कठोर भी है और सरल या नरम भी है, दोनों का ही रूप है। तो कठोर और सरल की सेंस में कहा गया है, ये कठोर और सरल कहा गया है कि किस तरह से इसका अपन अमेंड संशोधन इसमें कर सकते हैं। जो सरकार जो चाहे, जैसे राज्य सरकार तो चेंज कर ही नहीं सकती संविधान या संविधान का कोई प्रोविजन, पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है जो संविधान को अमेंड करने की, अमेंडमेंट जिसको कहा गया है, संशोधन कहा गया है आपके अनुच्छेद 368 में। तो इसमें आपके जो अंतर है किस तरह से रिजिड और फ्लेक्सिबल है चीज़ें, तो दोनों ही चीज़ों का रूप इसलिए माना गया है क्योंकि जो 368 आर्टिकल अनुच्छेद है उसके अंदर दो तीन तीन तरीके बता रखे हैं जिस जिस तरीके से जो है आपका संविधान है उसका संशोधन किया जा सकता है। तो उसमें ये है कई जो चीज़ें हैं उसको तो सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट चाहे, तो बस सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया और वो संविधान में वो संशोधन हो गया। लेकिन कुछ कुछ संशोधन करने के लिए आपके 2/3 तक का बहुमत चाहिएगा और साथ ही साथ जो राज्य है उन राज्यों से भी सहमति लेनी होगी। जब अपन संशोधन का पार्ट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अपने आप में 3-4 दिन की एक क्लास है 368 पर, कम से कम भी खूब इस पर केस लॉज हुए हैं। जैसे केशवानंदा भारती केस बताया उसमें एक बेसिक जो आपके है फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक तरह से आपके उसमें सिद्धांत दिया था बेसिक फीचर का। केशवानंदा केस में एक भारतीय केस में कहा था कि संशोधन कर सकते हैं लेकिन संशोधन के नाम पर आप पूरा जो संपूर्ण जो संविधान है उसको एक तरह से नए रूप में नहीं लिख सकते, या उसकी जो मूलभूत भावना है कि जैसे भाई अपना प्रजातंत्र अपनाया है अपन ने, अपने सेक्युलर राज्य अपनाया है, रिपब्लिक अपनाया है, इन चीज़ों को नहीं बदल सकते चाहे आपके पास कितना ही राज्यों में और कितना ही केंद्र में बहुमत हो, क्योंकि ये तो मूल आत्मा है अपने संविधान की। तो जैसे अगर मान लीजिए सारी एमएलए राज्यों में और एमपी केंद्र में मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनकर आ जाते हैं, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, तो वो भी चाह करके ये नहीं कह सकते कि अब से जो टर्म होगा पार्लियामेंट का या स्टेट असेंबली का वो 15 साल का होगा। ऐसे को फिर जो आपका मान लो उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो जो कोर्ट है वो उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए बताया गया दोनों ही तरह का मिश्रण है अपने संविधान में। कुछ प्रोविजन है वो तो बहुत रिजिड है, उनको कठोर है, उनको चेंज करना उनको बदलना बहुत मुश्किल है, और कुछ है बहुत फ्लेक्सिबल है जो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके आपके जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कईयों के लिए सिर्फ जैसे क्या कहते हैं, मैं आपको बताया सिंपल मेजोरिटी की, वहीं कईयों के लिए जो लोकसभा राज्यसभा है दोनों में 2/3 बहुमत जो है उससे वो पास होना चाहिए, और राज्यों के पास जाए सभी राज्य के पास, और कम से कम आधे से ज़्यादा राज्य उस पर सहमति दे तब वो संशोधन होगा। तो कुछ तो इतने सिंपल तरीके से संशोधन दे रखा है, कुछ बहुत मुश्किल रूप से जो है वो संशोधन जो है वो दे रखा है। इसके आगे अपन चलते हैं साइलेंट फीचर्स में, उसमें आते हैं कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार, तो ये मूलभूत अधिकार दे रखे हैं पार्ट 3 में, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 है। ये पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है पूरे संविधान का। संविधान अपने आप में पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है संविधान का वो है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। 12 से 35 तक चलते हैं। ये अधिकार है वो अधिकार, इनमें से नागरिक को तो सारे ही अधिकार दे रखे हैं, बल्कि कुछ ऐसे अधिकार है जो एलियन को, एलियन लीगल लैंग्वेज में जैसे जो फॉरेन देश का है उसको कहा जाता है, तो कुछ ऐसे भी है जो फॉरेनर को, दूसरे देश के नागरिक को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब ह्यूमन हो, मानव हो, उसको भी वो अधिकार है। तो मतलब कुछ कुछ अधिकार तो इतने विस्तृत है जो सभी को, जो अपने देश में कोई घूमने आया हुआ है दूसरे देश का, उसको भी वो उपलब्ध होगा वो अधिकार।
और बाकी सिटीजन्स को तो खैर सारे ही अधिकार हैं ही। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 दे रखे हैं, इनको फिर 3 भागों में जैसे विभाजित किया गया है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो 14, 15, 16, 17 इनमें, 18 इनके अंदर है। फिर राइट टू फ्रीडम का है 19, 20, 21 आपके जो आते हैं 22 तक। इसी तरह से मतलब आज़ादी का अधिकार दे रखा है। उसके बाद अपने शोषण ना हो, शोषण के खिलाफ अधिकार दे रखा है। कोई किसी का इस तरह से शोषण नहीं कर सकता, बिना पैसे दिए मजदूरी नहीं कर सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं। 23, 24 जो अपने अनुच्छेद है उसके अंदर ये दिया हुआ है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का, सभी को अपना अपना धर्म को फ्रीली उसको प्रोसेस करने का, उसको चाहे उसको प्रोपोगेट करने का, उसको फैलाने का भी एक तरह से अधिकार है। ये आपके जो 25, 26, 27, 28 के अंदर आते हैं। जब अपन पढ़ेंगे आगे, ये मैं अभी तो आपको बहुत एक तरह से बता रहा हूँ कि ऊपरी तौर पर कि किस तरह से संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी ये तो एक एक आर्टिकल 3-3, 4-4 क्लास में अपना पूरा होगा। फिर लास्ट में 29 और 30 आते हैं, वो कल्चरल और एजुकेशन राइट आते हैं। और एक जो आर्टिकल 32 है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको भी अपने आप में फंडामेंटल राइट बनाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का, इसका आपके जो मूलभूत अधिकार का हनन हुआ है, तो आप सीधे, अदरवाइज तो आपको नीचे वाले कोर्ट में जाना पड़ता है, अपील करते करते ऊपर जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आप पेश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो अधिकार है, इस अधिकार को भी संवैधानिक अधिकार, मतलब जो आपका फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार बना दिया। तो ये अपन देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पर आएंगे, पढ़ेंगे तब कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड होती है। इसी तरह से आगे की अगर अपन साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें आता है कि जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जो है एक तरह से जो है बात है, वो जो संविधान है वो करता है ह्यूमन राइट से रिलेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बाद में जोड़ी गई थी, 42वें अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी कि नागरिक के, सिर्फ नागरिकों के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ नागरिकों के लिए, कि जो ये अच्छे नागरिक होंगे उनकी क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, बाद में संविधान में जोड़े गए थे। 44th जो आपका 42nd अमेंडमेंट से 1976 से पार्ट 4A में ये जोड़े गए थे। इसके अंदर 12 जो है आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। तो जब अपन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तब इसके अंदर एक एक को क्लियर करेंगे। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक चलते हैं, चौथे पार्ट के अंदर अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अलग अलग जो है सिद्धांत दे रखे हैं। वो सिद्धांत कोई भी राज्य जब कानून बनाए तो वो ध्यान में रखें। अब राज्य से यहाँ तात्पर्य वो राज्य से नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उनसे तो है ही है। लॉ में आप देखोगे संविधान में भी कई जगह स्टेट लिखा हुआ होगा, दूसरी जगह भी स्टेट लिखा होगा कि स्टेट ये करेगा। तो स्टेट का मतलब सिर्फ ये वाले स्टेट नहीं, स्टेट इंडिया भी एक तरह से स्टेट है, दूसरा देश है वो, उसके लिए भी स्टेट वर्ड प्रयोग में लिया गया होगा। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 12 है जो आपने फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल, वो यही बताता है, परिभाषा देता है कि स्टेट का क्या अर्थ होगा। मूलभूत अधिकार का सबसे पहले जो 12 नंबर का आर्टिकल है वो बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो राज्य की परिभाषा का मतलब राज्य एक तरह से, उसमें जब अपन पढ़ते हुए आएंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी रफली आप ये समझे, राज्य का मतलब कि सरकार या सरकार का कोई भी कैसा भी अंग जो है वो राज्य कहलाएगा। कोई भी अंग राज्य कहलाएगा, तो इसका मतलब अपने आप में कोई सरकारी बैंक है वो भी एक तरह से राज्य है, वो भी किसी का मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्था है, म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन है, पंचायत समिति है, या सरकार का कोई भी और जो आपका जैसे ONGC हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इतनी कंपनीज हो गई, इतनी और उनके जो विभाग हो गए, वो सारे जो है वो राज्य की परिभाषा में आते हैं, वो सारे राज्य हैं एक तरह से। तो उनमें वो संस्था कोई भी अगर किसी भी रूप में किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है तो सीधे रिट उसके अगेंस्ट फाइल हो सकती है। और साइलेंट फीचर अपन देखें तो उसमें अपने बाईकैमरल यूनियन पार्लियामेंट स्थापित की गई है, जो है आप अपने जो जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो भवनों, मतलब दो
जो उसको हिंदी में उसको कहते हैं बाई कैमरल का हिंदी अनुवाद है आपका कि आप में से कोई बता पाएगा क्या क्या हिंदी अनुवाद है बाई कैमरल कि अपनी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, मतलब एक तरह से दो भागों में मतलब बटी हुई, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा में जो अपने राज्य की विधानसभा है वो चुनकर भेजते हैं, कुछ उसमें प्रेसिडेंट भी भेजते हैं और कुछ आपके और भी प्रोविजन है, वो जो अपन राज्यसभा और लोकसभा का गठन पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। लोकसभा में प्रमुखतः दो को अगर छोड़ दिया जाए, एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन है, उसके अलावा सारे वो सदस्य होते हैं जिनको अपन सीधे डायरेक्ट चुनकर भेजते हैं। राज्यसभा वालों को एक को भी अपन डायरेक्ट चुनकर नहीं भेजते हैं। तो दोनों का अपना अपना रोल है, कई बिल है वो दोनों में पास होनी जरूरी है और ज़्यादातर बिल दोनों में पास होने जरूरी है। किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है कोई सा बिल। एक मनी बिल अपन पढ़ेंगे शायद तक 110 के अंदर आएगा अनुच्छेद में, तो वो है वो सीधे सिर्फ लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 550 की बता रखी है, वर्तमान में आपके 545 मेंबर जो है वो लोकसभा में हैं और जो आपके राज्यसभा के हैं वो 250 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से आपके जब अपन इस टॉपिक में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होती है, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनको वापस निकाला जा सकता है, क्या उनका टर्म होगा। राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर एक हर 2 साल से 1/3 मेंबर हटते रहते हैं और नए जुड़ते रहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा हाउस ही खाली हो गया। लोकसभा में तो होता है ना, चुनाव होता है तो पूरा खाली हो गया और पूरा पूरा नए जीत कर आते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, उनका 6 साल का टर्म है और लोकसभा में सिर्फ 5 साल का टर्म है। इसके अलावा जो अपने जो साइलेंट फीचर्स आते हैं वो आते हैं कि अपन ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। जैसे भाई अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एडल्ट फ्रेंचाइज अपन ने शुरू से ही अपनाई कि मतलब हर एक व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, जो 18 साल से ऊपर होगा उसको अधिकार होगा इलेक्शन में वोट देने का और उसके वोट की बराबर वैल्यू होगी। एक अशिक्षित व्यक्ति जो समाज से बहुत परे है, जिसको कुछ जानकारी ना हो, उसकी वोट की कीमत भी वही होगी जो एक शिक्षित व्यक्ति, खूब अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति की हो। एक गरीब व्यक्ति की वोट की भी वैल्यू वही है, एक में ही गिना जाता है जितना चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति वोट दे। तो सभी को बराबर इक्वल वोटिंग राइट, बस एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, आप 18 साल के होनी चाहिए तो आपके पास राइट हो जाता है वोट देने का। अब उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को एज ए वोटर, वो एक अलग चीज़ है। कल को आप सिर्फ कहो कि मैं तो रजिस्टर भी नहीं कराऊँ, मैं 18 साल से ऊपर है इसलिए मेरा वोट दूँ, वो नहीं। लेकिन अगर आपने 18 साल से ऊपर तो बस आपको रजिस्टर कराना है जिस एरिया में आप रहते हो, फिर आप वोट उस एरिया से रिलेटेड जो भी चुनाव होंगे उसके लिए वोट दे सकते हो। और अपनी जो बेसिक फीचर्स है उसमें अगर आप आगे चलते हैं अपने, तो आता है कि सिंगल सिटीजनशिप अपनाई अपन ने, दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप की अपनी एक ही नागरिकता होगी जो देश की नागरिक है, अपन भारत के नागरिक है, बस यही अपनी नागरिकता है। अब ये अलग कैसे है? तो जैसे हम पहले की क्लास में बताया, कई देशों में जैसे अमेरिका का अगर एग्जाम्पल ले तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का सिस्टम है। दोहरी नागरिकता का सिस्टम मतलब आप उस राज्य के भी नागरिक होंगे, साथ ही साथ आप अमेरिका देश के भी नागरिक हो। तो वहाँ पर अगर राज्य चेंज करता है व्यक्ति तो उसको एक राज्य वाली नागरिकता है वो बदलनी पड़ती है। और कई तरह से फिर कई चीज़ें हैं वो उसके लिए काफ़ी चीज़ें बदल जाती है राज्य टू राज्य। जितनी इंडिया में राज्य टू राज्य चेंज नहीं होती चीज़ें, उससे कहीं अधिक चेंज हो जाती है। कोई राज्य में तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स है वहाँ पर, पर्सनल इनकम पर भी, और कई जगह है जो पर्सनल इनकम पर बहुत कम टैक्स है। और इंडिया में जो है वो पर्सनल इनकम पर जो टैक्स ले रहे हैं वो केंद्र सरकार ले रही है। तो राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो आपके उस पर फर्क नहीं पड़ेगा उस टैक्स पर, वहाँ पर लेकिन राज्यों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। और साइलेंट फीचर्स में आती है कि भाई अपने एक इंटीग्रेटेड, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सिंगल इंटीग्रेटेड
मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक का जो कोर्ट है वो एक हिरार्की में बंधा हुआ है, मतलब चरणबद्ध है पूरा। सबसे नीचे वाला कोर्ट, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और लास्ट में सिंगल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मैं आपको बताया था, अमेरिका में हर राज्य का खुद का सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर देश का अलग ऐसे सुप्रीम कोर्ट नहीं, राज्यों का भी जो है सबका अलग सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर जाकर के मामला रुक जाता है। अपने ऐसे नहीं, अपने हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट में से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो दूसरी इसकी बात है वो है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जो जजेज जो अपॉइंट होते हैं उनका जो प्रोसीजर है वो इंडिपेंडेंट है। उनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कई जगह, कई देशों में जैसे जो जज होते हैं वो लेजिस्लेचर ही होते हैं, मतलब जिनको अपन चुनते हैं वो जज का भी काम करते हैं, वही मतलब फैसला सुनाते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि फिर मतलब वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार वो अपना स्वार्थ देखने लग जाते हैं, वोटों की जो गणित है वो उसमें उलझ जाते हैं कि ये फैसला देने पर अपने को वोटों का नुकसान होगा या नहीं होगा। तो अपने जैसे कोर्ट हैं उनको फिर इससे मतलब नहीं रहता, उनको वोट लेने नहीं, तो वो एक इंडिपेंडेंट तौर पर जो है फैसला सुना सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू की भी एक बात आती है कि अपने साइलेंट फीचर में कि एक जुडिशियल रिव्यू मतलब हर एक कानून जो कि सरकार ने बनाया, चाहे राज्य ने या केंद्र ने, उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका दोबारा जांच सकती है जो कानून बना है सही बना है, सही तरीके से बना है, जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो सही अपनाई गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि भाई उस कानून को बनाने के लिए 50% वोटों की जरूरत होती थी और इन्होंने 40 में ही उसको पास कर दिया, 40% वोटों में। कहीं ऐसा तो नहीं है। या कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना दिया है जो कि संविधान के खिलाफ हो, मूलभूत अधिकार के खिलाफ हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको असंवैधानिक कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। तो कोर्ट को सबसे ऊपर माना गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसको सबसे ऊपर माना गया है, पार्लियामेंट से भी ऊपर। कोर्ट अपने डिसीजन से पार्लियामेंट का कोई एक्ट या कोई जो रूल है उसको हटा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कानून पास करके कोर्ट के जो फैसले उसको निरस्त नहीं कर सकती। इसके बाद आपकी बात आती है जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो न्यायिक सक्रियता की किस तरह से, आपका एक सब्जेक्ट भी आएगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम भी सुन रखा होगा आपने। एक लिटिगेशन होती है जो सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगती है, जिसमें वो व्यक्ति भी जा सकता है जिसका हित जुड़ा हुआ नहीं हो। आमतौर पर कोर्ट में से वही व्यक्ति जा सकता है जिसका हित है वो प्रभावित हुआ हो किसी न किसी कारणवश। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है और उन लोगों को पता ही नहीं क्या कोर्ट होता है, कैसे कोर्ट जाते हैं, उनके पास ना पैसा है ना उनके पास समझ है। तो उनके बिहाफ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक सामाजिक व्यक्ति हो और जो उनके प्रति एक अच्छी भावना रखता है, तो वो भी कोर्ट जा सकता है। ये PL का कंसेप्ट आया जस्टिस भागवती कृष्ण अय्यर, एक दूसरे जज थे, उन्होंने 1970s में लेकर आए थे। तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट ही आएगा आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो वहाँ पर आप वो डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अपनी बात आती है वो आती है इमरजेंसी की, कि भाई इमरजेंसी के प्रोविज़न 352, 356, 360 के अंदर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि किस तरह से इमरजेंसी के हालात में जो केंद्र है वो अपने हाथ में सत्ता, सर्वोच्च सत्ता लेकर के किस तरह से देश को है वो चला सकती है। इसके अलावा फिर अगर अपन देखते हैं और साइलेंट फीचर्स में अगर और आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कि भाई जैसे SC ST के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो भारतीय संविधान में कर रखे हैं, एंग्लो इंडियन के लिए कर रखे हैं, फिर OBC के लिए भी अमेंडमेंट के द्वारा कर दिए गए। भाषा, राज्य भाषा से रिलेटेड जो कि कौन कौन सी भाषा होगी जिनको की मान्यता प्राप्त होगी, एट्थ शेड्यूल के अंदर वो दी हुई है, जिसमें 22 भाषा है, जिनमें पहले 18 थी, लास्ट अमेंडमेंट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। जो 4 भाषा लास्ट अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ये लास्ट में 4 जोड़ी गई थी, आज के दिन 12 है। और साइलेंट फीचर्स में अपन आगे बढ़ते जाएं तो उसमें आता है कि भाई सभी देशों से मिलकर जो है अच्छे उनके प्रोविजंस लेते हुए जो अपने संविधान को बनाया गया था। तो इस तरह से ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है किस तरह से अपने जो संविधान है उसकी बेसिक फीचर्स क्या है, क्या उसकी रूपरेखा है, क्या इसके इम्पोर्टेंट तत्व है, क्या प्रमुख तत्व है, किन मेन चीज़ों को लेकर के किस भावना के साथ संविधान बना हुआ है।
इसके बाद जो अपनी क्लास होगी अगली, उसमें अपन क्रमबद्ध तरीके से शुरू से चालू होंगे, प्रिएम्बल से, प्रस्तावना से चालू होंगे। प्रस्तावना के अंदर अपन देखेंगे किस किस तरह से जो प्रमुख जो चीज़ें हैं उसको उसके अंदर समावेश कर रखा है, कौन उससे रिलेटेड केस लॉज देखेंगे अपन, और उससे रिलेटेड संशोधन जो अमेंडमेंट हुए हैं वो देखेंगे।